Hey guys, welcome back to our channel. Today start a fresh new video. In this video, I will teach you polarization of light. Before starting with the video, let me introduce myself. My name is Sunil Kumar. I am a physics teacher and you are watching SD Learning Hub, our YouTube platform. So let's start with the video. अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग को पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ना है. बट पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होती है उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ. 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ने कुछ वेव्स के बारे में पढ़ा रहेगा. तो वेव्स क्लासिफिकेशन में हमने कुछ पढ़ा था कि वेव्स दो टाइप की होती है. एंड विच आर दोज टू टाइप्स. एक तो वेव होती है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी कौन सी वेव होती है, लॉन्जिट्यूडनल वेव. अब मुझे ये जानना है कि जो लाइट हमारी होती है ये ट्रांसवर्स इन नेचर है कि लॉन्जिट्यूडनल इन नेचर है. हाइजीन ने तो क्या बोला था कि वो लॉन्जिट्यूडनल वेव होती है. बट अब मैं आपको प्रूव करूंगा कि जो लाइट होती है लॉन्जिट्यूडनल नहीं ट्रांसवर्स वेव होती है. तो ट्रांसवर्स वेव हमने क्या पढ़ा था कि ट्रांसवर्स वेव कुछ ऐसी वेव होती है जो क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में चलती है और इसके जो पार्टिकल के ऑसिलेशंस होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, वो कैसे ऑसिलेशंस होते हैं. जैसे कि इस पार्टिकल के ऑसिलेशन वाई डायरेक्शन में होंगे और वेव हमारी प्रोपेगेट होगी एक्स डायरेक्शन में. तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल वेव की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसमें परपेंडिकुलर होते हैं. और लॉन्जिट्यूडनल में लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कुछ ऐसी चलती है, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन. तो ये लॉन्जिट्यूडनल वेव जो है कंप्रेशन रेयरफेक्शन में के फॉर्म में चलती है. और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे ऑसिलेट करते हैं, उसके पार्टिकल जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं. अब हमारी लाइट ट्रांसवर्स है कि लॉन्जिट्यूडनल है, लेट अस अंडरस्टैंड. तो वी ऑल नो लाइट इज नथिंग बट ईएम वेव. लाइट जो होती है ईएम वेव है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है. तो अब देखना चाहते हैं हम लोग कि लाइट ट्रांसवर्स इन नेचर है या लॉन्जिट्यूडनल इन नेचर है. तो मैं एक ड्रॉ करता हूं ईएम वेव. तो लेट्स से ये मेरा z डायरेक्शन है, दिस इज y डायरेक्शन एंड दिस इज x डायरेक्शन. और ये रही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड. और तो वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हैपनिंग अलोंग y डायरेक्शन. तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगी, लेट मी कंसीडर दिस मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन. तो y डायरेक्शन में वाइब्रेशंस किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की. और x डायरेक्शन में वाइब्रेशंस किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की. तो वेव कहां पे जाएगी, ये ईएम वेव ये z डायरेक्शन के अलोंग जाएगी. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव. तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता था कि पार्टिकल की जो ऑसिलेशन है वो वेव के परपेंडिकुलर होती थी. तो लाइट में भी देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन y के अलोंग हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन x के अलोंग हो रही है और वो पूरी वेव z के अलोंग जा रही है. तो आई कैन से कि वेव से परपेंडिकुलर है. तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो लाइट जो ईएम वेव है ये ट्रांसवर्स इन नेचर है. सो मैं यहां से क्या कमेंट कर सकता हूं कि लाइट वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर. वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर. तो ये मैंने प्रूव कर दिया कि लाइट जो होती है हमारी लॉन्जिट्यूडनल नहीं ट्रांसवर्स वेव होती है. तब देखो मैं ये सब क्यों प्रूव कर रहा हूं कि लाइट ट्रांसवर्स नेचर की है. बिकॉज तो अब तक हमने लाइट का जो भी फिनोमिना पढ़ा है, क्या क्या फिनोमिना पढ़ा है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन. तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारी जो फिनोमिना है ये दोनों वेव शो करती है. ट्रांसवर्स वेव जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ट्रांसवर्स वेव का भी होता है और लॉन्जिट्यूडनल वेव का भी रिफ्लेक्शन होता है. तो आपने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव पढ़ा रहेगा. इको जो होता है, इको एक प्रॉपर्टी है. तो इट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव मींस रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव. तो जितने भी फिनोमिना है वो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव दोनों शो करते हैं. बट अगर मैं आऊं पोलराइजेशन ऑफ लाइट पे, तो
तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज ओनली शोन बाय ट्रांसवर्स वेव्स, इट इज नॉट शोन बाय लॉन्जिट्यूडनल वेव। इसलिए आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा रहेगा कि साउंड वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। तो ऐसे कोई प्रॉपर्टी आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी साउंड वेव्स के रिगार्डिंग, बट लाइट वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। तो मैं ये लिखना चाहूंगा, एज लाइट वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर, सो लाइट कैन बी पोलराइज्ड, वेरिस मैं पोलराइजेशन पे आऊंगा, पहले मुझे कुछ फैक्ट बता देना कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट किसका पॉसिबल है, सिर्फ ट्रांसवर्स वेव का पॉसिबल, लॉन्जिट्यूडनल का नहीं। सो लाइट वेव कैन बी पोलराइज्ड वेरिस साउंड वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। तो इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज ओनली पॉसिबल फॉर ट्रांसवर्स वेव। आफ्टर शोइंग कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है और ट्रांसवर्स वेव को भी पोलराइज कर सकते हैं, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो मैं क्या करूंगा, एक डेफिनेशन लिखूंगा और वो डेफिनेशन थोड़ा बहुत बस लिखूंगा, उसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा विद डायग्राम। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है, रिस्ट्रिक्टिंग वाइब्रेशंस ऑफ ऑसिलेशन of wave, wave means light wave in a plane perpendicular to the wave, तो जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर एंड इन वन डायरेक्शन ओनली। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो माना कि ये डेफिनेशन आपको अभी क्लियर नहीं हो रहा है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन बाय डायग्राम्स। कुछ डायग्राम बना के समझाता हूं कि ये डेफिनेशन का मतलब क्या है। तो मैं कुछ स्टार्ट करता हूं यहां पे कि वी ऑल नो, अब तक हम लोग जानते हैं कि लाइट एक ईएम वेव होती है, मींस इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव। तो वेव प्रोपगेशन के दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। बट जनरली जब भी हम लोग लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हम आगे देखना है कि लाइट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो लाइट को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो टेक्स्ट बुक में भी आप देख सकते हो, ऑलवेज वी रिप्रेजेंट इट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब लाइट को रिप्रेजेंट करते वक्त हम लोग कभी भी मैग्नेटिक फील्ड शो नहीं करते। इसलिए ईएम वेव्स की प्रॉपर्टी में पढ़ा भी रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का और एक नाम है, इसको लाइट वेक्टर भी बोलते हैं। इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको। लाइट को शो करते वक्त सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही शो क्यों करते, रीजन इज आवर आइज इज ओनली सेंसिटिव फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। मैग्नेटिक फील्ड से हमारी आइज सेंसिटिव नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लाइट वेक्टर शो बोलते हैं और लाइट को रिप्रेजेंट करते वक्त सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही शो करते हैं। अब देखते हैं हम लोग किसी जनरल लाइट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई टेक एन एग्जांपल, लेट्स से मेरे पास कोई छोटा सोर्स ऑफ लाइट है, टाइनीएस्ट सोर्स ऑफ लाइट। अब ये लाइट किसी का भी हो सकता है, ट्यूबलाइट का हो सकता है, किसी बल्ब का हो सकता है। मैं एग्जांपल लेता हूं कि लेट से बल्ब है और उसमें टंगस्टन के फिलामेंट लाइट निकाल रही है, तो दिस इज द टंगस्टन का फिलामेंट। तो मैं बोल सकता हूं इस टाइनी सोर्स ऑफ लाइट में भी देयर में भी नंबर ऑफ एटम्स, मतलब एक टंगस्टन का एलिमेंट है, टंगस्टन का वायर है, उसके अंदर भी तो ढेर सारे एटम्स और मॉलिक्यूल से बना होगा। तो जब ये लाइट एमिट करेगा तो बेसिकली इसके अंदर जितने जितने छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल्स है सभी अपनी अपनी वेव जनरेट करेंगे। मतलब ये जो एटम है ये अपनी वेव भेजेगा, ये वाला एटम अपनी वेव भेजेगा, ये वाला एटम अपनी लाइट वेव्स एमिट करेगा। अब वो वेव दिखेगा कैसे, तो उसी को हम लोग देखना है कि लाइट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सो लेट्स से दिस इज अ जेड डायरेक्शन और उसको परपेंडिकुलर मैं एक प्लेन ड्रॉ करता हूं। सो दिस इज द प्लेन परपेंडिकुलर टू जेड डायरेक्शन। तो ये मेरा x डायरेक्शन है एंड दिस इज माय y डायरेक्शन। तो ऐसा हो सकता है कि इसमें जितने भी एटम्स है उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होनी चाहिए कि वेव तो इस डायरेक्शन z डायरेक्शन में जा रही है उससे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो आई कैन से कि एक ऐसा एटम हो सकता है जो ऐसी वेव बनाए y डायरेक्शन में, इसी में एक ऐसा एटम होगा जो ऐसी वेव बनाए जो z को तो परपेंडिकुलर है और वो इस डायरेक्शन में हो, इसी में एक ऐसा एटम होगा
जो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे जो इस डायरेक्शन में, आप देख सकते हो ये डायरेक्शन भी जेड को परपेंडिकुलर है, इसमें से एक ऐसा एटम हो जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनाए। तो आप देख सकते हो ये जो लाइट है ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स की लाइट है और इसकी वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, इन एवरी डायरेक्शन। सच लाइट इज कॉल्ड एज अनपोलराइज्ड लाइट। तो अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है? ऐसी लाइट जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में हो और जेड से परपेंडिकुलर हो, मतलब वेव से परपेंडिकुलर हो। सो सच लाइट इज कॉल्ड एज अनपोलराइज्ड लाइट। तो पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? लेट अस सी। अब देखो इसी डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में, तो वैसी लाइट को क्या बोलते हैं हम लोग? अनपोलराइज्ड लाइट। अब टेक्स्ट बुक में इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर मैं इस लाइट को इस डायरेक्शन से अगर देखूं, जेड डायरेक्शन से देखूं, सामने से ऐसे, तो मुझे क्या दिखेगा? तो मुझे ये प्लेन दिखेगा, ये वाला प्लेन दिखेगा और ये उसकी एक्स और वाई एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस, और वेव मुझे इस डायरेक्शन में आती हुई दिखेंगी। देखो ये वेव जो है जेड के अलोंग जा रही है, तो जेड डायरेक्शन तो ये हुआ, एक्स और वाई को परपेंडिकुलर जेड, तो ये पूरी वेव आपकी तरफ आती हुई दिखेगी आपको। और वेयर आर द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स? तो ये रहे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स। तो ये कौन सी लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट है, हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। तो अगर मैं, बट जनरली टेक्स्ट बुक में ऐसे अनपोलराइज्ड लाइट को हम लोग नहीं बताते, अनपोलराइज्ड लाइट को कुछ अलग तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो रिप्रेजेंटेशन देखो। सो ये लाइट कुछ जेड डायरेक्शन में ऐसे निकल रही थी। तो अब देखो ये जितने भी इंटरमीडिएट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइट वेक्टर भी बोलते हैं, और वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम ये जो इंटरमीडिएटरी वेक्टर्स है इसके कंपोनेंट्स ले सकते हैं एक्स और वाई के अलावा। तो ये जो वेक्टर्स है इंटरमीडिएट वेक्टर, एक्स और वाई वाले नहीं, इंटरमीडिएट वेक्टर, इनके हम लोग कंपोनेंट ले सकते हैं और पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग एक्स और वाई पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये वेव कैसी दिखेगी? वेव ऐसी बाहर आती हुई दिखेगी और इसके पास दो ही कंपोनेंट होंगे, एक तो एक्स के अलोंग, दूसरा वाई के अलोंग। फिर से सुनो मैंने क्या किया, ये जितने भी इंटरमीडिएट वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, उसका मैंने एक्स और वाई के अलोंग कंपोनेंट ले लिया, तो मुझे ये पूरी वेव मुझे कुछ ऐसे दिखेगी। अब भी मेरा ये सवाल है कि ये जो लाइट अभी बनी है अब तक, ये पोलराइज्ड लाइट है कि अनपोलराइज्ड लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट है। तो फिर पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। अगर मैं इस वेव को, जो अनपोलराइज्ड लाइट है जिसकी वाइब्रेशन दो डायरेक्शन में, एक तो एक्स के अलोंग भी और वाई के अलोंग भी, कुछ ऐसा करो इस लाइट के साथ कि इसकी वाइब्रेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो, तो उसे कहते हैं हम लोग पोलराइज्ड लाइट। जैसे कि मैं कुछ ऐसा कुछ करूं इस लाइट के साथ कि इसकी वाइब्रेशन सिर्फ ये वाली बच जाए और वेव कुछ ऐसी, लाइट कुछ ऐसी निकले, या तो फिर इसकी वाइब्रेशन सिर्फ y के अलोंग रह जाए, सिर्फ y के अलोंग रह जाए, तो इसे मैं कौन सी लाइट बोलूंगा? दिस टू आर नथिंग बट पोलराइज्ड लाइट। अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन? रिस्ट्रिक्टिंग वाइब्रेशन ऑफ ऑसिलेशन। अभी देखो अनपोलराइज्ड लाइट, नॉर्मल जो लाइट होती है, सन से जो लाइट आ रही है, किसी बल्ब से लाइट आ रही है, उसकी वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होती है, या मैं उसे मान सकता हूं एक्स वाई डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में है। मैं कुछ ऐसा करूं, रिस्ट्रिक्टिंग वाइब्रेशन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वेव इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू वेव। तो देखो y भी परपेंडिकुलर टू वेव है और x भी परपेंडिकुलर टू वेव है, बट इन वन डायरेक्शन ओनली, इधर x डायरेक्शन, इधर y डायरेक्शन। तो मैंने वेव को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि या तो वो x में वाइब्रेट करे या तो वो y में वाइब्रेट करे। ये जो फिनोमिना, ये जो प्रोसेस है अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना बाय यूजिंग सर्टेन मेथड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। सो पूरा प्रोसेस फिर से समझाता हूं। यहां से ये हमने लाइट को रिप्रेजेंट किया नॉर्मली, जिसके अंदर बहुत सारी हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स होंगी, उसे हम लोग कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अगर उसी को हम लोग z डायरेक्शन से देखेंगे तो अनपोलराइज्ड लाइट को कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये
फिर उसके हम लोग अगर इंटरमीडिएट वेक्टर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट देखें तो अनपोलराइज्ड लाइट को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब व्हाट इज पोलराइजेशन, इसके अंदर दोनों डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रही है, तो अगर मैं रिस्ट्रिक्ट करूं इस लाइट को किसी एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करने के लिए, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, सो यू अंडरस्टूड दिस मच, लेट्स प्रोसीड। अब अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो अनपोलराइज्ड लाइट ये वाली लाइट थी, तो उसको हम लोग डिफाइन कुछ ऐसे करते हैं कि लाइट हैविंग वाइब्रेशन in all possible direction perpendicular to wave। तो यहां पे देखो इस लाइट में बहुत सारी वाइब्रेशन है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, और वेव इस डायरेक्शन में जा रही है और सारी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेव है। परपेंडिकुलर टू वेव आर कॉल्ड या इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट। और हमारे टेक्स्ट बुक में अनपोलराइज्ड लाइट का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है। तो अनपोलराइज्ड लाइट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। अब देखो अगर यही सेम वाइब्रेशन को अगर मैं अनपोलराइज्ड लाइट को यहां से देखूं एक्स डायरेक्शन से देखूं तो मुझे पूरी वेव तो दिखेगी, पूरी वेव जेड के अलोंग जाती हुई तो दिखेगी, जेड डायरेक्शन में पूरी वेव दिखेगी, और ये जो उसके एक्स कंपोनेंट है वो मुझे एक डॉट के जैसा दिखेंगे, और एक्स डायरेक्शन से मैं देखूंगा तो वाई तो दिखेगी। फिर से ध्यान से देखो, अब मैं अगर एक्स डायरेक्शन से देखूं तो वेव तो जेड डायरेक्शन में जाती हुई तो दिखेंगी, बट एक्स वाली जो वाइब्रेशन है सिर्फ एक डॉट दिखेगी, और वाई वाली परपेंडिकुलर में कुछ दिखेगी ऐसी। तो इसलिए टेक्स्ट बुक में अनपोलराइज्ड लाइट को ऐसे रिप्रेजेंट किया है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट, सो कहां है पोलराइज्ड लाइट, ये रही पोलराइज्ड लाइट। तो पोलराइज्ड लाइट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लाइट हैविंग वाइब्रेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, either x direction or y direction, only in one direction perpendicular to wave। अब वेव ऐसी जा रही है और x डायरेक्शन की ऐसी वाइब्रेशन है, वेव ऐसी जा रही है और वाइब्रेशन y के अलोंग है, तो इन अ सिंगल डायरेक्शन इन वन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेव इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। और पोलराइज्ड लाइट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो अभी देखो इसको अगर x डायरेक्शन से यहां से हम लोग देखेंगे तो हमें सिर्फ डॉट नजर आएगा, और इस वाली वेव को अगर हम लोग x डायरेक्शन से देखेंगे तो हमें सिर्फ ये वर्टिकल वाइब्रेशन ही दिखेंगी। और अगर डॉट और वर्टिकल वाइब्रेशन दोनों हो तो सच लाइट विल बी अनपोलराइज्ड लाइट, और सिर्फ डॉट हो या ये वर्टिकल लाइंस हो तो ऐसी लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, polarized light। After understanding the definition of polarization की क्या होता है polarization of light और how to represent unpolarized light and polarized light, now we'll see some method of polarization। तो next heading क्या है, method of polarization, method of polarization of light। तो हम लोग लाइट को कितने मेथड से पोलराइज कर सकते हैं, तो देयर आर 3 मेथड्स। चलो मैं बताता हूं। सबसे पहला मेथड जो है इसको मैं बोल सकता हूं नेचुरल मेथड। अब देखते हैं नेचुरल मेथड मतलब क्या होता है। हम लोग अनपोलराइज्ड लाइट को किसी नेचुरली अकरिंग क्रिस्टल, जैसे कि एक टॉर्मलिन क्रिस्टल होता है, टॉर्मलिन क्रिस्टल, इससे पास करेंगे, या तो फिर एक होता है निकोल प्रिज्म, इससे पास करेंगे तो हमें पोलराइजेशन ऑफ लाइट मिल सकती है। अब ये टॉर्मलिन क्रिस्टल और निकोल प्रिज्म क्या होता है, ये क्रिस्टल होता है लाइक सॉल्ट का जो क्रिस्टल होता है उसकी तरह कुछ क्रिस्टल्स मिलते हैं नेचर में, इससे हम लोग लाइट को पोलराइज कर सकते हैं। एंड सेकेंड मेथड इज कॉल्ड, मैं बोल सकता हूं मैन मेड मेथड। जैसे कि कुछ
हम केमिकल्स बनाते हैं, उन केमिकल्स का नाम रखते हैं पोलरॉइड्स। So what are polarides? They are nothing but man-made chemicals. उसमें अगर हम अनपोलराइज्ड लाइट पास करेंगे तो हमें पोलराइज्ड लाइट मिलती है, दैट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट होती है। एंड थर्ड मेथड इज बाय सम फिनोमिना। सम फिनोमिना मतलब पोलराइजेशन ऑफ लाइट हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से भी मिल सकती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिनोमिनास लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट से भी हमें पोलराइजेशन मिल सकती है। तो इस चैप्टर में हम लोग को ये तीनों मेथड पढ़ने हैं। तो सबसे पहला मेथड मैं स्टार्ट करूंगा बाय नेचुरल मेथड। इस नेचुरल मेथड में मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, टॉर्मेलिन क्रिस्टल। तो लेट्स से आई हैव अ टॉर्मेलिन क्रिस्टल ओवर हियर। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूं पहले टॉर्मेलिन क्रिस्टल। ये टॉर्मेलिन क्रिस्टल क्या होता है? ये नेचुरली अकरिंग कुछ रॉक होता है। ठीक है, ये टॉर्मेलिन क्रिस्टल हुआ और इसकी एक एक्सिस होती है, इस एक्सिस को बोलते हैं ट्रांसमिटिंग एक्सिस। अब देखते हैं टॉर्मेलिन क्रिस्टल से हम लोग पोलराइजेशन कैसे करते लाइट का। लेट मी कंसीडर अ अनपोलराइज्ड लाइट। मान लो कि मैंने अनपोलराइज्ड लाइट लिया विच इज हैविंग वाइब्रेशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। अब ये अनपोलराइज्ड लाइट हमें कहीं से भी मिल सकती है, हैविंग वाइब्रेशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो ये मेरी अनपोलराइज्ड लाइट हुई, अनपोलराइज्ड लाइट। और इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते थे? डॉट प्लस ऐसे वर्टिकल एरोस। तो जैसे हम लोग इस अनपोलराइज्ड लाइट को टॉर्मेलिन क्रिस्टल से पास करेंगे तो उसकी जो ट्रांसमिट, अभी टॉर्मेलिन क्रिस्टल में क्या होता है, इस क्रिस्टल के जो अलाइनमेंट होती है वो कुछ ऐसी होती है, वर्टिकल अलाइनमेंट होती है इसके अंदर। तो मतलब लाइट की जो वर्टिकल वाइब्रेशन है, ये जो वर्टिकल वाइब्रेशन है ये तो पास हो जाएगी, बट ये जो हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन है वो ब्लॉक हो जाएगी। तो टॉर्मेलिन क्रिस्टल से इस तरफ जो लाइट मिलेगी हमें, वो लाइट में सिर्फ वर्टिकल वाइब्रेशन ही मौजूद होंगे। तो हेंसफोर्थ मैं बोल सकता हूं कि ये जो लाइट है इसमें दोनों वाइब्रेशन से, वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल, बट जैसे ये टॉर्मेलिन क्रिस्टल से पास होगी तो इसके क्रिस्टल की अलाइनमेंट ऐसी होती है कि इसके अंदर सिर्फ वर्टिकल वाइब्रेशन ही पास हो सकती है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ऐसी लाइट को हम लोग जानते हैं, दिस लाइट इज नथिंग बट पोलराइज्ड लाइट। तो इस तरह हम लोग टॉर्मेलिन क्रिस्टल से अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलराइज्ड लाइट एंड अनपोलराइज्ड लाइट। मतलब जैसे कोई बल्ब से लाइट आ रही है, आप उसको देख रहे हो, तो उस लाइट में से पोलराइज्ड लाइट आ रही है कि अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, उनके बीच में डिफरेंस क्या होगा। सो मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट। तो कुछ कंसेप्ट समझना चाह रहे हैं हम लोग पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट के बारे में विथ द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस, पोलराइज्ड लाइट एंड अनपोलराइज्ड लाइट। तो इसका आंसर देखो, आंसर कुछ ऐसा है कि मान लो कि अगर हम लोग अपने आई से डायरेक्टली अनपोलराइज्ड लाइट देख रहे हैं या पोलराइज्ड लाइट देख रहे हैं, तो हम डिस्टिंग्विश कैसे कर पाएंगे कि कौन सी अनपोलराइज्ड लाइट है। तो सबसे पहली बात, दोनों में डिफरेंस पता रहना चाहिए। तो अभी देखो, अनपोलराइज्ड लाइट में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन दोनों थे इक्वल अमाउंट में, बट आफ्टर पासिंग थ्रू दिस टॉर्मेलिन क्रिस्टल, पोलराइजर से पास होने के बाद तो इसके हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशंस तो खत्म हो गए, ये वाली लाइट आ गई। तो मैं बोल सकता हूं अगर इस वाली लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है, तो जो पोलराइज्ड लाइट आई है उसके हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन जाने की वजह से उसकी इंटेंसिटी विल बी हाफ, आई नॉट बाई 2 हो जाएगी। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलराइज्ड लाइट एंड अनपोलराइज्ड लाइट? द इंटेंसिटी, दोनों की इंटेंसिटी में डिफरेंस होता है। इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज 50%, हाफ मतलब उसकी 50% हो गई, 50% ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। यानी कि पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी कम होती है कंपेयर टू अनपोलराइज्ड लाइट।
अब कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। अभी जो इंटेंसिटी की वेरिएशन है हमारी आंखें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती। आई विल टेल यू, जैसे कि कोई लाइट आ रही है किसी बल्ब से, अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी इंटेंसिटी 100% है या 50% है? आवर आइज कैन नॉट डिस्टिंग्विश दैट। तो हम नहीं बता सकते कि लाइट पोलराइज है कि अनपोलराइज लाइट है जस्ट बाय व्यूइंग इट। आप देखते ही नहीं बता सकते हो। तो वही क्वेश्चन मैं यहां लिखना चाह रहा हूं कि हाउ टू डिटेक्ट दिस, हाउ टू डिटेक्ट whether the light is polarized, how to detect polarized light. अब देखते हैं हाउ टू डिटेक्ट पोलराइज लाइट है कि अनपोलराइज लाइट है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो भी लाइट आ रही है उसके आगे सेम एक और एक टॉर्मेलिन क्रिस्टल रखूंगा। तो मुझे पहले ड्रॉ कर लेने दो। और एक टॉर्मेलिन क्रिस्टल रखूंगा। अब ये जो क्रिस्टल है इसको मैं क्या चेक करने के लिए यूज कर रहा हूं कि वेदर द लाइट इज पोलराइज और अनपोलराइज, इसलिए इसका नाम होता है एनालाइजर। और इसको हम लोग पोलराइजर के लिए, पोलराइज के लिए यूज करें तो इसलिए इसका नाम है पोलराइजर। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये और एक टॉर्मेलिन क्रिस्टल रख के हम इसको रोटेट करेंगे। तो मान लो ये लाइट आ रही है इसके ऊपर और हम टॉर्मेलिन एनालाइजर को रोटेट करेंगे। अभी फिलहाल एट दिस केस पोलराइजर की एक्सिस, ट्रांसमिटिंग एक्सिस और इसकी ट्रांसमिटिंग एक्सिस पैरेलल है। तो ये पूरी की पूरी वर्टिकल वाइब्रेशन पास हो जाएगी यहां पे। और अभी जो इंटेंसिटी इसकी थी आई, वो इंटेंसिटी इसकी भी होगी। बट जैसे मैं इसको रोटेट करूंगा, अगर मैं इसे 90 डिग्री रोटेट कर दूं, लेट्स से इसकी वर्टिकल एक्सिस को हॉरिजॉन्टल कर दूं, तो ये वाइब्रेशन नहीं पास कर पाएगी इसमें से, एंड इस साइड कोई लाइट नहीं मिलेगी। तो अगर रोटेट करने पे ऐसा कुछ हो रहा है, एनालाइजर को रोटेट करने पे कि किसी एक्सिस पे फुल लाइट, 90 डिग्री रोटेट करने पे नो लाइट, तो वो लाइट कैसी होगी, पोलराइज लाइट होगी। अगर इसी की जगह पे अगर मैं अनपोलराइज लाइट को एनालाइजर से पास करवाऊं, तो अगर मैं इसको इस एक्सिस पे रखूंगा तो लाइट आएगी, 90 डिग्री रोटेट करने पे भी लाइट दिखेगी और इसको रोटेट करने पे हमेशा लाइट मिलेगी। तो वो वाली लाइट कैसी होगी, अनपोलराइज लाइट। फिर से सुनो, अगर पोलराइज लाइट होती तो इसको अगर 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो नो लाइट, बट अगर उसी की जगह पे अनपोलराइज लाइट पास करवाओ एनालाइजर से तो 90 डिग्री रोटेट करने पे भी लाइट, ऐसे रखने पे भी लाइट। सो हाउ टू डिटेक्ट पोलराइज लाइट, बाय यूजिंग या बाय रोटेटिंग एनालाइजर। तो डिटेक्ट करने के लिए हम लोग और एक पोलराइजर जैसा रखेंगे, उसका नाम रखेंगे एनालाइजर, उसको रोटेट करके देखेंगे। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग पोलराइजेशन थ्रू टॉर्मेलिन क्रिस्टल, उसमें हमने क्या देखा कि अगर एनालाइजर के ऊपर कोई पोलराइज लाइट अगर इंसिडेंट होती है तो उसकी इंटेंसिटी जो एनालाइजर से ट्रांसमिट होती है वो चेंज होते रहती है। जैसे कि एनालाइजर को 90 डिग्री रोटेट करने पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट 0 हो जाती है। तो उसी के ऊपर एक साइंटिस्ट थे मैलस, उन्होंने एक लॉ दिया रिगार्डिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच इज कमिंग आउट ऑफ एनालाइजर। लेट मी राइट दैट स्टेटमेंट ऑफ मैलस लॉ। और स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, व्हेन प्लेन पोलराइज लाइट, इसे हमें प्रूव भी करना है, तो जस्ट मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं अभी। व्हेन प्लेन पोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन एनालाइजर, then intensity of transmitted light I, डोंट वरी मैं इसको प्रूव भी करूंगा और समझाऊंगा भी अच्छे से। इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू square of cosine of angle between axis of polarizer and analyzer. It means कि जो इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड लाइट की होगी आफ्टर, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
square of cosine of angle between polarizer and analyzer. इसको यहां पे समझते हैं. लेट्स से कि यू हैव अ पोलराइजर स्टूडेंट. यहां पे एक पोलराइजर है और ये उसकी ट्रांसमिटिंग एक्सिस है और वो अभी वर्टिकल है और यहां से कोई अनपोलराइज्ड लाइट इसमें पास हो रही है. वी ऑल नो व्हाट इज द रोल ऑफ पोलराइजर. ये पोलराइजर क्या करेगा, ये जो वर्टिकल वाइब्रेशन है उसको जाने देगा और जो हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन है रेड डॉट्स उसको ब्लॉक करेगा. तो यहां पे हमें जो लाइट मिलेगी वो कैसी लाइट होगी, पोलराइज लाइट. और इसी लाइट को हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट भी कहते हैं. ठीक है, अभी हम लोग इस लॉ को समझते हैं. तो ये स्टेटमेंट क्या था कि व्हेन प्लेन पोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन एनालाइजर, और यहां पे एनालाइजर को हमने वर्टिकल नहीं रखा है, इसके एक्सिस को थोड़ा सा टिल्ट करके रखा हुआ है. तो पोलराइजर की एक्सिस और एनालाइजर की एक्सिस में कुछ एंगल है थीटा. तो ये जो पोलराइज लाइट है, इसको प्लेन पोलराइज लाइट भी कहते हैं. पोलराइज लाइट जब ये एनालाइजर पे इंसिडेंट होगा तो इस बाजू जो लाइट आएगी, ये साइड जो लाइट आएगी उसकी इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ट्रांसमिटिंग एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड ट्रांसमिटिंग एक्सिस ऑफ एनालाइजर होती है. इसको हम लोग प्रूफ करते हैं. इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग. लेट्स से स्टूडेंट, दिस इज द एक्सिस ऑफ पोलराइजर. तो अभी फिलहाल ये है हमारी एक्सिस ऑफ पोलराइजर है, ये वाली, और जो कि वर्टिकल है. एंड एक्सिस ऑफ एनालाइजर ये है, दिस इज द एक्सिस ऑफ एनालाइजर, और उनके बीच में कुछ एंगल थीटा है. और यहां से हमारी लाइट आ रही थी, और जो लाइट आ रही है इंसिडेंट हो रही है उसकी इंटेंसिटी लेट से आई नॉट है, और जो लाइट का एम्पलीट्यूड है वो ए नॉट है. तो अब देखते हैं कि ये जो लाइट है ऐसे पास हो रही है, उसका कितना कंपोनेंट एनालाइजर से पास होगा. 100% कंपोनेंट, ये वाली जो लाइट यहां से पोलराइजर से आ रही है वो 100% लाइट तो नहीं जाएगी, उसका एक कंपोनेंट यहां पे जाएगा. तो वो कंपोनेंट निकालेंगे. अगर इसकी एम्पलीट्यूड ए नॉट है तो ए नॉट का कितना कंपोनेंट यहां पे इंसिडेंट होगा, तो मुझे यहां पे इसका एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा. एंड दैट कंपोनेंट विल बी ए नॉट कॉस थीटा. तो मतलब ये ए नॉट जो है इसके दो कंपोनेंट होंगे. यहां पे कंपोनेंट क्या होगा, ए नॉट कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर में क्या होगा, ए नॉट साइन थीटा. तो कितना कंपोनेंट हमारा पास हो रहा है एनालाइजर से, ए नॉट कॉस थीटा. तो अब मैं कुछ लिखना चाह रहा हूं कि वी ऑल नो इंटेंसिटी पासिंग थ्रू, ये कौन सी एक्सिस है, एक्सिस ऑफ एनालाइजर, और ये है एक्सिस ऑफ पोलराइजर. तो इंटेंसिटी जो इससे पास होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, उसके एम्पलीट्यूड से प्रोपोर्शनल होगी. वी ऑल नो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. तो ये इसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा. तो यहां से अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो एक कांस्टेंट आएगा के, ए नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, राइट. सो ये कुछ ऐसा होगा. बट वी ऑल नो आई नॉट और ए नॉट में क्या रिलेशन होगा, आई नॉट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट का स्क्वायर. ये वाला आई नॉट और ए नॉट के बीच का रिलेशन. तो विद दिस वी कैन से कि आई नॉट विल बी व्हाट, के ए नॉट का होल स्क्वायर. अब ये जो के ए नॉट का होल स्क्वायर है, यहां पे ए नॉट का स्क्वायर रहेगा, के ए नॉट का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर आई इक्वल टू, इसको इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, के ए नॉट का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई नॉट, और क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा. देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू पोलराइजर एनालाइजर विल बी proportional to square of theta. So this is called as Malus law, where theta is what, theta देखो यहां पे क्या है, theta is the angle between axis of polarizer and axis of analyzer. Theta is angle between
एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। अब इसी मैलस लॉ को हम लोग एक एनिमेशन से समझें। इन दिस एनिमेशन यू कैन सी, जब कोई प्लेन पोलराइज लाइट किसी एनालाइजर पे इंसिडेंट होती है तो स्क्रीन पे उसकी जो इंटेंसिटी है वो वेरी कर रही है। नाउ लेट अस सी हाउ इट वेरीज। व्हेन द एनालाइजर इज हॉरिजॉन्टल तो देयर इज मैक्सिमम लाइट ऑन स्क्रीन। जैसे वो 90 डिग्री वर्टिकल होता है तो जीरो लाइट हो जाती है, नो लाइट। फिर वो हॉरिजॉन्टल होता है तो मैक्सिमम लाइट। एंड इन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्लोली स्लोली इंक्रीज हो रही है स्क्रीन पे, देन स्लोली स्लोली इट रिड्यूसेस। और कितने एंगल पे कितनी इंटेंसिटी होगी दैट इज गिवन बाय मैलस लॉ। और उसके बीच में रिलेशन क्या है इंटेंसिटी ऑफ लाइट और थीटा के बीच में? आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब हम लोग एक टेबल देखते हैं बेस्ड ऑन मैलस लॉ। अच्छा, मैलस लॉ क्या था? आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और जहां पे थीटा क्या था? इट इज एंगल बिटवीन ट्रांसमिटिंग एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड ट्रांसमिटिंग एक्सिस ऑफ एनालाइजर। तो अब देखते हैं डिफरेंट थीटा पे इंटेंसिटी जो एनालाइजर से निकलेगी, ट्रांसमिट होगी, उसकी कितनी इंटेंसिटी होगी। तो मैंने क्या किया, सारे एंगल्स ले लिए। जीरो एंगल का मतलब क्या? व्हेन एनालाइजर की एक्सिस और पोलराइजर की एक्सिस दोनों पैरेलल हो, देन ओनली दिस थीटा विल बी जीरो। तो यहाँ पे मैं cos जीरो रखूंगा तो cos जीरो आई गेट 1, तो I विल बी I नॉट। तो जीरो एंगल पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी जितनी पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी I नॉट। अब उसको रोटेट करने से हमने एनिमेशन में भी देखा कि इंटेंसिटी रिड्यूस होती है। तो लेट अस सी हाउ इट रिड्यूसेस। लेट्स सी इफ आई रोटेट इट बाय एंगल ऑफ थीटा। अगर मैंने एनालाइजर को थीटा एंगल पे रोटेट किया तो इंटेंसिटी रिड्यूस होगी। कितनी होगी? cos 30। cos 30 इज हाउ मच? √3/2। उसका स्क्वायर हो जाएगा 3I नॉट बाई √3/2, तो 3/4 I नॉट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैंने 45 डिग्री रोटेट कर दिया एनालाइजर को तो इंटेंसिटी विल बी cos 45 इज 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर। cos 45 रखेंगे यहाँ पे, दैट इज 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2। तो इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी I नॉट बाई 2 45 डिग्री रोटेट करने पे। नेक्स्ट, अगर 60 डिग्री रोटेट कर दिया तो यहाँ पे cos 60 रखो, cos 60 इज हाफ, तो हाफ का स्क्वायर 1/4, तो इंटेंसिटी विल रिड्यूस टू 1/4। फाइनली अगर मैंने इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया, एनालाइजर को 90 डिग्री रोटेट कर दिया तो इंटेंसिटी विल बी cos 90 इज हाउ मच? 0, तो इंटेंसिटी विल ऑल्सो बी 0। तो पेपर में क्या हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनालाइजर को ये एंगल पे रोटेट किया तो इंटेंसिटी विल बी हाउ मच। एंड ऑल्सो ऐसा भी पूछ सकता है कि बाय हाउ मच एंगल इफ एनालाइजर शुड बी रोटेटेड सो दैट इंटेंसिटी बिकम्स 3/4 I नॉट, तो आंसर विल बी 30 डिग्री। इफ आई वांट ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी एज हाफ तो हाउ मच एंगल शुड बी रोटेटेड? 45। तो कुछ भी पूछ सकता है। तो आई थिंक सो ये टेबल आपको थोड़ा बहुत बाहर रखना चाहिए। Now we will study polarization through reflection of light. So there was a scientist called as Brister. He observed something in his lab. उसने क्या ऑब्जर्व किया? जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम 1 एंड मीडियम 2 अगर इंसिडेंट होती है तो इसमें से जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो पोलराइज्ड लाइट होती है। एंड ही कंडक्टेड सम एक्सपेरिमेंट एंड ही केम टू कंक्लूजन दैट अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग वेरी करें, चेंज करते जाए, मतलब ये जो पोलराइज्ड लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है अनपोलराइज्ड लाइट, उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस को वेरी करें तो एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन भी चेंज होता है लाइट का, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि एक ऐसा यूनिक एंगल मिलता है फॉर दिस अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए, और उस एंगल को उसने नाम दिया एंगल ऑफ पोलराइजेशन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एंगल ऑफ पोलराइजेशन? इस एंगल ऑफ पोलराइजेशन से यहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है दैट लाइट इज 100% पोलराइज्ड। तो मतलब ये अनपोलराइज्ड लाइट है तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन है ये वाले और वर्टिकल वाइब्रेशन दोनों मिक्स्ड है। तो उसने ऑब्जर्व किया कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन ही रहते हैं, और एंड दिस लाइट इज 100% पोलराइज्ड ओनली इफ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है? एंगल ऑफ पोलराइजेशन के बराबर है। सो व्हाट इज आईपी ओवर हियर? एंगल ऑफ पोलराइजेशन। एंड जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पोलराइज्ड नहीं है, पार्शियली पोलराइज्ड है होती है, बट रिफ्लेक्टेड लाइट इज 100% पोलराइज्ड।
मतलब इसके अंदर सिर्फ वर्टिकल वाइब्रेशंस होते हैं और कहीं कहीं बीच बीच में हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशंस भी इंटरमीडिएट पॉइंट में है। सो ब्रिस्टल ने क्या किया, इसको जनरलाइज किया और उसने लॉ दिया हाउ टू फाइंड दिस एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो अगर लेट्स से फॉर एयर एंड ग्लास व्हाट विल बी एंगल ऑफ पोलराइजेशन, तो ही गेव वन लॉ एंड वी हैव टू प्रूव दिस लॉ। और उसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा था, द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन। So what is angle of polarization? Angle of polarization, it is an angle of incidence for which the reflected light is 100% polarized. तो ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन पे इसने एक लॉ दिया, द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज इक्वल टू सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1. So this is the Brister's law. Let us prove this law. So mathematically आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि tangent of angle of polarization is equal to refractive index of medium 2 with respect to medium 1. And he observed something at angle of polarization. सी ये लॉ प्रूव करने के लिए यू हैव टू एक्सेप्ट वन स्टेटमेंट। तो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड कि एट एंगल ऑफ पोलराइजेशन देयर वर टू थिंग हैपनिंग। फर्स्ट थिंग इज रिफ्लेक्टेड लाइट इज 100% पोलराइज्ड। विच लाइट? रिफ्लेक्टेड, नॉट रिफ्रैक्टेड। रिफ्लेक्टेड लाइट 100% पोलराइज्ड होती है। और दूसरा उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने ऑब्जर्व किया कि when this light is 100% polarized, that time reflected and refracted ray, they are perpendicular to each other. So reflected ray and refracted ray are perpendicular to each other. Ray are perpendicular. तो अगर ये दो कंडीशन है तो उसने बोला कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। इट्स वेरी शॉर्ट प्रूफ, लेट अस सी। अगर मैं इस बाउंड्री पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं तो आई कैन से बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 विल बी साइन आई and this is angle of refraction, तो sin I upon sin R, तो this is a Snell's law. if अब इसी एक्सप्रेशन में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ पोलराइजेशन के बराबर है तो नाउ लेट अस सी व्हाट विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे पता कर सकते हैं हम लोग? फ्रॉम दिस डायग्राम आई कैन सी समथिंग। We all know angle of incidence is always equal to angle of reflection, right? तो अब ये साइड का अगर if I see the angles तो मुझे R निकालना है। तो I can say comment from the diagram की IP plus 90 plus R, अगर इन सब का टोटल सम लूं तो टोटल सम विल बी हाउ मच, 180 डिग्री, राइट? IP plus 90 plus R, तीनों का सम 180 होना चाहिए। अब यहां से मुझे R निकालना है इन टर्म्स ऑफ IP, तो R विल बी व्हाट, 90 उधर जाएगा तो 180 minus 90, 90, R will be 90 minus IP. So if I is IP then R is how much, 90 minus IP. जस्ट अभी ये दोनों वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं हम लोग। तो what I'll get, μ2 upon μ1 will be equal to, if sin IP और R की जगह क्या रख दूंगा, sin 90 minus IP. So sin 90 minus theta is how much, sin 90 minus theta is cos theta, and sin IP upon cos IP is how much, tan IP. So this is nothing but Brister's law. तो यहां से मुझे क्या एक्सप्रेशन मिल रहा है उसको मैं यहां लिख सकता हूं। तो मुझे मिला μ2 upon μ1 इक्वल टू IP.
तो hence Bristol's law proved. Now we will study polarization of light through Polaroids. So what are these Polaroids? Polaroids are nothing but chemicals which are made in lab, and it is also used for polarization of light. So what happens in this? अगर हम कोई unpolarized light को Polaroid से पास करवाएंगे तो हमें polarized light मिलती है. Similar to tourmaline crystal, वो भी यही करता था, unpolarized light को polarized light में convert करता था. And also ये जो polarized light है, to analyze it we used to use analyzer. तो सेम वे पोलरॉइड्स को हम लोग एनालाइजर की तरह भी यूज कर सकते हैं. नाउ लेट अस सी हाउ टू मेक दिस पोलरॉइड्स, हाउ दिस पोलरॉइड्स आर मेड. बेसिकली पोलरॉइड इट इज मेड अप ऑफ अ पेस्ट ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एज क्यूनिन, आइडोसल्फेट एंड सेल्यूलोज. सो व्हाट वी डू, इसका एक पेस्ट बनाते हैं एंड दिस पेस्ट इज बीन स्क्वीज्ड थ्रू अ थिन स्लिट्स के थ्रू इसे स्क्वीज करते हैं. आफ्टर स्क्वीजिंग इट व्हाट हैपेंस, द क्रिस्टल्स ऑफ दिस क्यूनिन आइडोसल्फेट दे अलाइन देमसेल्फ to the parallel to the optical axis of this slit. After this we take the it is been enclosed in a glass sheet and such type of polaroids are being made. तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ केमिकल्स है और ये स्लिट्स है और स्लिट्स के अंदर पोलरॉइड्स या इस केमिकल को हमने स्क्वीज करके रखा है. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस पोलरॉइड्स. पोलरॉइड्स के एप्लीकेशन क्या है, यूजेस क्या है, टेक्स्ट बुक में जो जो एप्लीकेशंस दिए, लेट अस सी फ्यू ऑफ देम. फर्स्ट एप्लीकेशन इज इट इज यूज फॉर मेकिंग सनग्लासेस. नॉर्मली हम लोग जो अगर कहीं बीच साइड में अगर घूम रहे हैं तो वहां पे हम लोग वी वेयर सनग्लासेस मेड अप ऑफ पोलरॉइड्स. सो व्हाट इज द रोल ऑफ दैट सनग्लासेस इज टू प्रोटेक्ट आवर आईज फ्रॉम द ग्लेयर. तो जो भी लाइट बाहर की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, अगर हम पोलरॉइड्स के ग्लासेस यूज करेंगे तो हमारी आंखों में पोलराइज लाइट जाएगी, उसकी इंटेंसिटी कम होगी. ऑल्सो इट इज बीइंग यूज्ड इन विंडशील्ड ऑफ कार. जो कार की विंडशील्ड होती है वहां पे ड्यूरिंग नाइट टाइम टू कट द ग्लेयर ऑफ द कमिंग व्हीकल, जो सामने से व्हीकल आ रही है उसकी जो हेडलाइट की ग्लेयर होती है, टू कट दैट, तो विंडशील्ड के ऊपर हम ये पोलरॉइड की शीट लगा के रखते हैं. ऑल्सो इट इज बीइंग यूज्ड इन कैलकुलेटर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन टू कट द ग्लेयर. इफ वी वॉच मोबाइल स्क्रीन तो उसमें से बहुत सारी लाइट आती है, तो मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर ये पोलरॉइड्स की लेयर होती है. सो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, तो उसकी इंटेंसिटी को कम कर देता है. सिमिलरली इट इज बीन यूज्ड इन window pane of aeroplanes also to cut the glare of the outside light. So we studied polarization of light through Polaroids. Now last method of polarization is called polarization by scattering of light. We all know what is scattering of light. Scattering of light means जब कोई light किसी small dust particle पे incident होती है तो light gets scattered in different direction. Similarly I have taken one example over here. Let's say एक sun है, उससे जो light निकलेगी, we all know that light is unpolarized light and this is the direction of incidence. So in this direction light is being propagated. तो ये unpolarized light है. अगर हम लोग इस light को एक ऐसे एंगल से देखें which is 90 डिग्री to this angle of incidence, मतलब इस इंसिडेंस वाली डायरेक्शन से 90 डिग्री पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो that light is always a polarized light. Polarized light. तो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस हमेशा हमें कैसी लाइट मिलती है, पोलराइज्ड लाइट. इसको हम लोग 2D फॉर्म में समझते हैं. लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट और ये डस्ट पार्टिकल है. अब इस डस्ट पार्टिकल पे जैसे ये स्ट्राइक करेगा, उससे अगर हम लोग 90 डिग्री उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम ऑब्जर्व करें तो वी वोंट बी एबल टू सी दिस वर्टिकल वाइब्रेशन, वी विल ओनली एबल टू सी दिस हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन विच इज नथिंग बट अ पोलराइज्ड लाइट. अब थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूं ये क्यों होता है ऐसा. सी व्हाट हैपेंस, अब इसका एक्सप्लेनेशन स्कैटरिंग से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसा क्या है कि हमें पोलराइज्ड लाइट मिलती है. तो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है कि जैसे ये लाइट किसी डस्ट पार्टिकल से इंसिडेंट होती है उसके ऊपर, तो वी ऑल नो डस्ट पार्टिकल के अंदर भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस इस पे इंसिडेंट होगी तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे इन द सेम मैनर जैसे कि ये वाइब्रेट कर रहे हैं. कि अलोंग एक्स डायरेक्शन भी एक वाइब्रेशन होगी और वाई डायरेक्शन में भी एक वाइब्रेशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के. बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन वाई डायरेक्शन में हो रही है उसका जो कंपोनेंट एक्स के अलोंग होगा वो जीरो होगा. अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन कुछ नहीं होगा. तो एक्स डायरेक्शन में वही कंपोनेंट होगा जो एक्स डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रही है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की. सो वहां से अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हम लोग को एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही दिखेगी, वाई की नहीं दिखेगी, बिकॉज ये दोनों परपेंडिकुलर है. सिमिलरली और कहां से हमें पोलराइज्ड लाइट दिख सकती है, अगर मैं वाई एक्सिस के अलोंग देखूं यहां से,
तो जो वाइब्रेशन y एक्सिस पे हो रही है वही हमारी आंखों में आएंगी और x का कोई कंपोनेंट y के अलोंग नहीं होगा। इसलिए हम लोग को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही पोलराइज्ड लाइट मिलती है। सो दिस वाज पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग।